जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आज मैं इस पार्ट थर्ड को लेकर आया हूँ आपके लिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। ये पार्ट थर्ड है, ये अंतिम टॉपिक है। ये इस टॉपिक के बाद मैं इस चैप्टर पे टॉपिक नहीं दूंगा। इसके पहले जो टॉपिक दिया हूँ उसे देख लीजिए, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया की चर्चा है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? यदि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में, कोई भी केमिकल इक्वेशन कराइए, वहां पे रेडॉक्स अभिक्रिया तभी होगी जब वहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होती है। तो चलिए जैसा हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। जरा ब्रश को लीजिए। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, बस जान लीजिए। या हाइड्रोजन का निष्कासन, देखिए नीचे हम तीर देखिए दिखा दिए, या तो ऑक्सीजन का संयोग या तो हाइड्रोजन का निष्कासन। जैसे यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन क्या है? जैसे हमारी शरीर, कागज, कॉपी, किताब, लकड़ी, जितने भी है, पत्थर उथर नहीं, लेकिन जितना भी जलने वाली वस्तु है सब क्या है? ये कार्बन है। और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग मतलब जल जाना। जैसे कार्बन को, जैसे ही कागज को जलाते हैं, ये तो कागज को जलाते हैं, अगर यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीली मार देते हैं तो कागज क्या होता है? जल के राख बन जाता है। तो राख तो बनता है और लेकिन CO2 मेरा बनता है जो कि उड़ जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग, अर्थात यहाँ क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन यहाँ पे ऑक्सीकृत हो जा रहा है ना। ये कार्बन O2 की उपस्थिति में कार्बन का जलना, अर्थात कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अब यहाँ सल्फर को, गंधक को आप जलाइएगा, अगर यदि तो गंधक को जलाइएगा तो फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो यहाँ भी SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ बना था कार्बन डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। बहुत अच्छा, चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा। बहुत ही टॉपिक बढ़िया है, जरा सा गौर कीजिए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने लिया और इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये MnO2 के साथ इसको फिर जलाया। अगर यदि इसको फिर जलाते हैं तो यहाँ भी आपको क्या होता है कि यहाँ भी आप देखते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ पे जल बना दिया और Mn का क्लोरीन के साथ संयोग हुआ है ना। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ पे संयोग हुआ हाइड्रोजन का यहाँ पे संयोग हुआ और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ। तो अब चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, अवकरण क्या है। मैंने ऑक्सीकरण में इतने ध्यान रखना है आपको कि अगर यदि ऑक्सीजन का संयोग या तो हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन देखिए, क्लोरीन के साथ से हाइड्रोजन हट गया था, क्लोरीन का यहाँ क्या हो गया? दोनों एक साथ हो रही है। इसमें ई रेडॉक्स कहिएगा, ये रेडॉक्स है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, लेकिन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन भी तो हुआ। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन निकल गया तो क्लोरीन यहाँ फ्री हो गया, इसका मतलब क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। अवकरण क्या है वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। यह रिएक्शन ठीक ऑक्सीडेशन के विपरीत है, अर्थात किसी तत्व या यौगिक से H2 का संयोग या O2 का निष्कासन। यहाँ पे H2 का संयोग हो जाएगा, H2 मिलेगा या तो O2 निकल जाएगा। तो कैसे निकल रहा है जरा सा गौर करें इसको भी। देखिए यहाँ हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो जल बना। लेकिन दूसरी तरह से ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है? O2 का रिडक्शन क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे लिख दिए O2 का रिडक्शन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे क्या नियम था कि रिडक्शन तभी होगा जो हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो O2 के साथ हाइड्रोजन मिला एक ही समीकरण में, एक ही समीकरण में दोनों हो रहा है। O2 के साथ हाइड्रोजन मिला तो ये हो गया अवकरण। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला तो ये हो गया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही समीकरण में दोनों, इसीलिए ये रेडॉक्स इक्वेशन कहलाएगा, रेडॉक्स। और देख लेते हैं हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ संयोग। देखिए यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का नहीं हो रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पे संयोग होना रिडक्शन कहलाता है। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, संयोग कर रहा है, इसका मतलब क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, अवकरण। क्लोरीन का अवकरण हो रहा है ना, क्लोरीन का अवकरण। यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ H2 का यदि तब तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर में अगर यदि H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर आपका अलग हो जाएगा,
जो तांबा की तार जो बनाया था ना, वो आपकी अलग हो जाएगी और जल बनेगा, इधर जल का पानी वहां छोड़ देगा। इसका मतलब अगर गर्म इसको कर दिए, ऐसे नहीं होगा, इसको गर्म की जगह तब होगा, गर्म की जगह तब, गर्म किया हुआ पर हाइड्रोजन गैस छोड़ दीजिए तो जल भी आपको मिल गया और कॉपर भी मिल गया। तो हो क्या रहा है बेटा, यहाँ हो रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन ये ऑक्सीजन डायरेक्ट निकल जा रहा है। जैसा फिर ब्रश देते हैं, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चला गया जल के साथ, कॉपर फ्री हो गया। इसका मतलब कॉपर का Cu का अवकरण हुआ, Cu का अवकरण हुआ, है ना, अवकरण हुआ। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, इसका मतलब हाइड्रोजन H2 का ऑक्सीकरण हुआ, H2 का ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीजन मिलना, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का अलग होना तो अवकरण। ऑक्सीजन यहाँ अलग हो गया तो Cu का अवकरण हुआ और H2 का ऑक्सीकरण हुआ। वाह, चलिए अब देखते हैं आगे, चलिए। तो इसलिए इस सवाल को देखिए, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, बार बार इस सवाल पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिकरण कौन प्रदर्शित करता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया दोनों में कुछ किस में होता है। तो ये आपको जरूर बार बार आएगा, एक या दो सवाल जरूर रहेंगे, ये रेडॉक्स को बहुत ध्यान रखिएगा। अब कहते हैं रेडॉक्स इक्वेशन रिएक्शन, है ना, तो वही बात हुआ जो हम समझाए उतनी चीज हुआ। ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएं या अभिक्रियाएं, यहाँ और लगा दीजिए, अभिक्रियाएं साथ साथ होती है ना, तो वही चीज जो समझाए। तब तो CuO पर H2 गैस प्रवाहित करने पर Cu अलग हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन इससे अलग हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन जैसे अलग हुआ तो ये Cu का अवकरण हो गया, रिडक्शन हो गया, Cu का रिडक्शन हुआ। R से रिडक्शन सुविधा करेंगे, और देखिए H2 का यहाँ पे संयोग हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। H का H2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ और Cu का रिडक्शन हुआ। वही चीज देखिए इसमें बता रहा है, H2S के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे HCl बनेगा और हाइड्रोजन सल्फर अलग हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड जो हम लिए हैं, तो हाइड्रोजन के साथ ये सल्फर के, गौर कीजिए, सल्फर के साथ से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, गौर कीजिए, हाइड्रोजन निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का मिलना ऑक्सीजन का निकलना वो रिडक्शन है। तो यहाँ सल्फर का क्या हो गया, जरा बोलिए, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन के साथ सल्फर हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, इस क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। चलिए बच्चों, अब नया टॉपिक है ऑक्सीकारक एवं अवकारक क्या है। बहुत बढ़िया है, ये जो पूछा भी जाता है परीक्षा में, बार बार ये पूछा जाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अवकारक कहलाता है। ऑक्सीकरण होगा तो अवकारक, उल्टा चलिएगा, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकारक नहीं होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है तो अवकारक, और अगर यदि अवकरण हो रहा है तो ऑक्सीकारक, है ना, दो में अंतर है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो अवकारक कहिएगा, अवकारक, और रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीकारक कहिएगा, ऑक्सीकारक, है ना, पूरा नहीं लिखा है। चलिए अब यहाँ गौर करें इस इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग मिलकर जल बना रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर के जल बना हो रहा है, एक ही चीज जल ही बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2 जो है वो प्लस O2 अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, अर्थात हाइड्रोजन क्या है, अवकारक, ये अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन संयोग कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, रिड्यूसिंग हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन में मेरा क्या हो गया, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, दोनों से एक ही हो रहा है। फिर से देखिए ब्रश हम लेते हैं, जैसे दूसरा ब्रश लेते हैं। देखिए सबसे पहले है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन जैसे हुआ तो ये अवकारक हो गया, अवकारक, है ना, कौन, हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी तो हाइड्रोजन मिला, तो इसका अवकरण हुआ, अवकरण, और यदि अवकरण हुआ तो ये आपका ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है, दोनों चीजें। तो यहाँ पे O हो रहा है
ऑक्सीजन हो रहा है ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन हो रहा है ऑक्सीकारक, क्योंकि इसका अवकरण हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन हो रहा है अवकारक, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव, हाँ अब गौर करने वाली बात है कि ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव क्या होता है। जैसे भोजन का पचना, हम जानते हैं बच्चों कि हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो क्या है, वो सारा कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही मजे ढंग से हमारे पहले पेट में जाता है ना। हम मुंह से जब खाते हैं, देखिए मुंह से जब खाए तो सबसे पहले ग्रास नली से कहाँ गया, अस्टोमेक में गया, ठीक है, अस्टोमेक पे छोटी नली में गया, और छोटी नली से अब की बात ये बड़ी नली होते हुए फिर कहाँ जाता है, गुदा मार्ग से होते हुए बाहर निकल जाता है। रेक्टम है, फलना, पाचन तंत्र का ये सिस्टम है, ये अब बायोलॉजी में पढ़े होंगे 9 क्लास में है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली सारा कार्बन है, कार्बन के साथ ही मिला हुआ है, और ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ संयोग करके है ना बनाता है, ये हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 ये बनाता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज तब जो है सो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कहाँ जा करके ये माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ चल जाता है, ब्लड के साथ मिलकर के कहाँ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के, और ये CO2 और प्लस ऊर्जा है ना और प्लस H2O में टूट जाता है। ये आप जब जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि पाचन क्रिया कैसे होती है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ये पचता है। तो पचने की क्रिया में आप देखिएगा कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों क्रिया संपन्न हो रही है, दोनों चीज संपन्न हो रही है। यहाँ पे टूटना है ना, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ आना ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ आना तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का मिलना, देखिए फिर हम ले रहे हैं ब्रश वो है ना, यहाँ पे गौर कीजिए, कार्बन का ऑक्सीजन, फिर से ब्रश ले लेते हैं जैसा, देखिए दोनों चीज संभव है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलना और CO2 बनाना, अर्थात कार्बन का ऑक्सीडेशन, तो अवकारक यहाँ कार्बन हो गया, अवकारक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ फिर हाइड्रोजन मिलना, मतलब हाइड्रोजन का भी मिलना तो अवकरण हो रहा है, तो अवकरण जब हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक भी हुआ, तो जल भी बनाया और ऊर्जा हमको मिला, तभी ना हमारा शरीर जो है ताप बैलेंस में रहता है। इसीलिए देखते हो ना हमारे शरीर में अगर 96-97 डिग्री है तो बुखार नहीं रहता है, भाई 98-99-99 तक भी जाता है तो बुखार नहीं रहता है ना, लेकिन उसके ऊपर चढ़ता है तो हम फिर डॉक्टर के पास मिलते हैं जाकर के। तो ये माइटोकॉन्ड्रियम जाकर के हम पेट से ये छोटी आंत से भोजन चूस करके फिर माइटोकॉन्ड्रियम जाता है, पूरे ब्लड कैपिलरी ट्यूब में चल जाता है, ब्लड में सप्लाई कर दिया जाता है, ब्रेन सब जगह, और माइटोकॉन्ड्रियम भोजन बन करके और ये चीज आता है। तो ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कोई पूछ दे कि ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, तो सीधे कहना है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर CO2 बनाया, जो कि CO2 नाक से हम बाहर छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाया, जो हमारे शरीर में जल की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है, और हम बाहर से पानी भी पीते हैं, और तब हम यूरिनल ब्लैडर द्वारा यूरिन भी डिस्चार्ज करते हैं, पेशाब भी निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों चीजें यहाँ संभव है। आइए, भोजन को दूषित होने से, हाँ एक चीज गौर करने वाली बात है, लेकिन कई पेट की बात हो गई, लेकिन ऑक्सीकरण अवकरण क्या बाहर में भी है, हाँ होता है। अब कोई चावल मान लीजिए आप छोड़ दीजिए, सुबह का चावल है पड़ा हुआ है, O2 इसमें मिल रहा है, कार्बन तो है ही, तो क्या बना दिया, CO2 भी बनाया है ना, वाटर है तो वाटर के साथ भी H2O, दूषित H2O भी यहाँ हो गया। इस प्रकार से चावल महकना शुरू हो जाता है, जिसे स्लेट फूड कहते हैं, मतलब बासी भोजन कहते हैं। इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन क्या हम इससे बचा सकते हैं भोजन को दूषित होने से? हाँ बचा सकते हैं। जैसे मम्मी वगैरह, दादी वगैरह अचार जो बनाती थी, नानी वगैरह, तो देखते थे वो 100 वर्ष तक अचार पड़ा रहता था। इसका मतलब है कि एयर टाइट अगर कोई बर्तन है तो वहाँ भी आप कोई वस्तु को सुरक्षित रख सकते हैं, वहाँ बैक्टीरिया नहीं फैलेगा, और ऑक्सीजन के संपर्क से बचा रहे हैं उसे। ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तभी वो दूषित होगा। दूसरा क्या है कि रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर को कम करके जो बंद कर देते हैं रेफ्रिजरेटर में, वो भी आपका सही है, वहाँ भी देखिए फल सब्जी उब्जी नहीं खराब होता है। तीसरा, दही भी रख दिए तो खट्टा जल्दी नहीं होगा, वहाँ बचा हुआ रहेगा। फिर तीसरा है कि नमक है ना, नमक या चीनी का मुरब्बा जो बनाते हैं, इस तरह से बना करके हम जो खाने वाला पदार्थ है उसको हम
संचारण दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप बचा सकते हैं। चलिए अब टॉपिक अगला आ गया दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिर दहन क्या है? जो वस्तु जले उसे दहन कहते हैं, कंबशन, है ना। और जो फ्लेम है, जैसे इस तरह देखिए आगे हम दिखाएंगे, इस तरह का ये फ्लेम हो गया। तो इस फ्लेम भी आपका तो 3 पार्ट में है, ठीक है। तो इसमें इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर CO2 और ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है, इसे ही दहन कहते हैं। जो वस्तु जले उसे ही दहन कहते हैं। पर्याप्त अगर यदि मिल गया ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी तरह से जलेगा। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिला तो अच्छा नहीं जलेगा। तो आप जैसे दहनशील और ज्वलनशील पदार्थ कौन कौन हो गए? तेल हो गए, किरोसिन तेल, लकड़ी, है ना, कोयला, कागज, हम लोगों का शरीर, सब तो दहनशील पदार्थ है। और दहनशील में कौन आएगा? पत्थर आएगा, मिट्टी आएगा, है ना, ये लोहा आएगा, कॉपर आएगा, ये सब जलेगा नहीं। तो ये मिट्टी, ये सब जलेगा नहीं। तो अब देखते हैं जरा सा, अब यहाँ गौर कीजिए कि अगर यदि Mg को, तो अब एक चीज समझना है कि ऑक्सीजन के साथ तो कोई वस्तु जलता है, ये तो समझ में आ रहा है। क्या बिना ऑक्सीजन में भी कोई वस्तु जलता है? ऑक्सीजन के बिना भी हाँ जलता है। लेकिन मैग्नीशियम को अगर यदि आप नाइट्रोजन, मैग्नीशियम जहाँ है वहाँ नाइट्रोजन गैस अगर यदि देंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा और ये ऊष्मा प्लस प्रकाश भी बनेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, हालांकि लाइट इसकी थोड़ी हरी रहेगी, फ्लेम इसका हरा जैसा रहेगा, ऑक्सीजन जैसा नहीं रहेगा, तो कुछ वस्तु बिना ऑक्सीजन के भी जलता है ना। अब देखिए पेंटाकोसेन, इसको याद कर लीजिए, ये मोमबत्ती का सूत्र है पेंटाकोसेन। इसको क्लोरीन के साथ जैसे ही आप जलाते हैं तो कार्बन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है हमको। इसलिए इसे रूम में जला करके नहीं सोना है, इसे रूम में जला सोइएगा तो जाने मार देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, है ना। तो आप चलिए पेंटाकोसेन को याद कीजिए, C25 H52, दोनों में कीजिए, 2 5 है ना, तो एक में उलट दीजिएगा। C25 लिए ना, 25 को अभी H में 52 ले लीजिएगा, तो जानिए पेंटाकोसेन हो गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। कोई दहन होगा तो क्या आवश्यक शर्त है? पर्याप्त O2 मिले, ठीक है, पर्याप्त O2 मिले। आप जानते हैं कि कोई भी अगर यदि दहन कराते हैं तो पर्याप्त दहनशील पदार्थ हो, जैसे लकड़ी, है ना, या तेल, पेट्रोल, जो भी है। देखते हैं एक बार कभी कभी हम घर में बनाते, खाना जब बनाती थी उस समय दादी वगैरह चाहे नानी वगैरह, तो लकड़ी ज़्यादा डाल देती थी चूल्हा में, तो चूल्हा में धुआं ज़्यादा होता था। क्या कारण था? वहाँ ऑक्सीजन कमी हो गई। इसीलिए लकड़ी भी आप उतने ही डालिए चूल्हा में, 2-3 लकड़ी डालिए, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने दीजिए, बढ़िया से वो जलेगा। जब तक अच्छा से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पूर्ण उसका दहन होगा ही नहीं। और जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो फिर भोजन अच्छा से उसका धुआं निकलते रहेगा हमेशा। इसलिए हम लोग लकड़ी निकाल देते थे और कोयला वोला भी निकाल देते थे, चूल्हा खाली हो जाता था, वहाँ ऑक्सीजन आ जाता था, फिर जलता था बहुत अच्छा से। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ तो हो गया यही, तेल, लकड़ी, पेट्रोल, जो भी है, कागज वगैरह आप जलाते हैं, उसको यहाँ जरूरी है रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है? दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन का पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन बहुत बड़ी चीज है। ऑक्सीजन सबसे बड़ी चीज है, ऑक्सीजन पोषक पदार्थ में। अगर पोषक पदार्थ नहीं रहेगा ऑक्सीजन, तो आप देखते हैं जब हम लोग क्या करते थे उस समय, एक लैंप जला देते थे, ऊपर से कुछ ढक देते थे, लैंप कुछ देर में बुझ जाता था। क्या कारण था? उसका कारण ये था कि ऑक्सीजन नहीं मिले तो जलेगा कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी किसी को जलना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन के बिना तो जलेगा ही नहीं। ज्वलन ताप की प्राप्ति, देखिए ज्वलन ताप भी बहुत बड़ा चीज है। ज्वलन ताप नहीं रहेगा तो हम लोग कभी भी किसी को नहीं जला सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का गोंदा है, एक संठी है, संठी देखिए, इसमें जैसे ही तीली मारेंगे ये जलना शुरू हो जाएगा, है ना, लड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन लकड़ी के गोंद पर आप तीली मारिए तो 10 माचिस खत्म हो जाएगा, कभी नहीं चलेगा ये। इसका मतलब है ज्वलन ताप इसका मिला। ज्वलन ताप क्या है? जिस मिनिमम ताप पर कोई पदार्थ जले, द टेम्परेचर एट विच, द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच एनी कंबिस्टेबल सब्सटेंस इज बर्न, है ना, इज बर्न। यदि कोई पदार्थ जितना कम मिनिमम टेम्परेचर पर वो जले, उसे ही ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए आइए, अब ज्वलन ताप की प्राप्ति तो इन्हें इस ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है कि आवश्यक शर्त में कौन कौन नहीं है, तो कभी दे देगा पानी का होना, शर्त में जलने में पानी का होना क्या रहेगा। चलिए अब अगला सवाल एक हम लिए हैं, जो कि सवाल हम लोगों को देखना है। देखिए ये सवाल है, लैंप के शीशे का ऊपरी हिस्सा खुला रहता है क्यों? या लालटेन में भी अनेक छिद्र बने रहते हैं क्यों? देखिए बच्चों, इसको
आप जरा सा गौर कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे लैंप ये है, ठीक है, लैंप में इशारा था, अब तो लैंप चलता ही नहीं है, अब तो है ना, लगा दिए, ये लैंप हो गया। उसमें ऊपर खुला नहीं रहेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगा कैसे? O2 नहीं आएगा, दिक्कत होगा। लिखिए एक चीज और है, ऑक्सीजन भी आता है और CO2 यहाँ जो बन रहा है ये निकलता भी है, CO2 इधर से निकलता भी है। यही कारण है कि दादी माँ एक आध बार, देखिए गौर कीजिए, फिर से हम देखिए दिखाते हैं आपको ये चीज पर चर्चा। जैसे ये है ना, जैसे यहाँ फिल्म चल रहा है तो दादी माँ का बार संठी लाती थी और ये लहरना शुरू हो जाता था, यहाँ है ना, लहरता था। लेकिन जब वो बाहर निकालती थी तो इस जगह जाते जाते संठी बुझ जाता था, तो दादी माँ कहते दूर न जाए, कैसे बुझ जाए कि लेना भी देख रहा हूँ, हो निकाल आगे जलबुल खजाइए, जलबे न करा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ CO2 है और CO2 आप जानते हैं कि आग को बुझाने का काम करता है। देखिए बहुत बड़ी चीज, कार्बन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, पीछे भी हम बताए थे, है ना, यौगिक बनने में। लेकिन CO2 आग बुझाने वाला, बिल्कुल गुण अलग है, ये दोनों का कोई गुण इसमें टच नहीं कर रहा है। इसीलिए जानते हैं कि बड़े बड़े बैंक में CO2 का सिलेंडर रखा जाता है, उसमें पाइप लगा हुआ रहता है, उसमें दाबने में रहता है, प्लग लगा हुआ रहता है, तो इसीलिए वहाँ लिखा रहता है अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। बालू और ऑक्सीजन CO2 ये दोनों अवश्य डाल रहेगा। आप बैंक में, बड़े बड़े ऑफिस में, LIC ऑफिस में, है ना, बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है वहाँ भी रहेगा, तो ये मंदिर में भी रहता है। तो चलिए तो क्यों खोला जाता है? तो आप कहेंगे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलती है, इसलिए लालटेन या तो लैंप के बत्ती तभी जलेंगे जब वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। अब यहाँ लालटेन वाला देख लीजिए, लालटेन में इस ऐसे ऐसे छिद्र रहता है, यहाँ है ना, ऐसे छिद्र रहता है, बट यहाँ लगल है आगे कम करने वाला, यहाँ छिद्र ऐसे ऐसे लगल है, ऊपरों में यहाँ छिद्र रहता है, पूरा छिद्र रहता है। लालटेन तो आप देखे ही नहीं आप लोग, क्योंकि लालटेन का जमाना ही चला गया, उसमें लालटेन बहुत ही महत्वपूर्ण था, कितना आंधी बरबार है लेकिन लालटेन बुझता नहीं था, ठीक है। तो ये छिद्र है इसलिए कि O2 पर्याप्त मिल सके। चलिए फिर बच्चों वही सवाल आ गया, जलती हुई संठी को लैंप के ऊपरी हिस्से से निकालते वक्त संठी बुझ जाती है, क्यों? देखिए जलती हुई संठी को, देखिए गौर किए, वही बात होगी जो हम अभी वहां चर्चा कर रहे थे। देखिए ये संठी है, ठीक है, और यहाँ ये लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे कोई संठी डालते हैं तो ये जलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे जलेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ ऊपर ले जाइएगा इस जगह पे बुझ जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ CO2 निकल रहा है। बस यही कारण है कि हम जानते हैं कि लैंप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते रहता है ऊपरी भाग से, इसीलिए जब संठी ऊपर जाती है, लेकिन एकाएक क्या होगा, एकाएक खींच लीजिए तो वो जलते हुए निकल जाएगा, क्योंकि बुझने में उसको समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर नहीं खींच पाएंगे तो निश्चित है कि वो बुझ जाएगी, है ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि CO2 यहाँ निकलते रहता है, यही कारण है कि हम जो है सो CO2 निकलते रहता है, यही कारण है कि यहाँ पे संठी आकर के बुझ जाती है। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के कपड़े, देखिए किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लगने पर उसे कंबल से ढक दिया जाता है, क्यों? देखिए हाँ, आग लगने पर ही नहीं, अगर करंट मार दिया, कोई व्यक्ति का शरीर जल गया तो उसको कंबल से ढक दीजिए। वो व्यक्ति जो है सूतल अगर दीदी है, पैर उठ लंबा है, उसको बड़ा कंबल से ढक दीजिए। काहे ढकिएगा? इसलिए कि जैसे ढकिएगा तैसे O2 से इसका संपर्क टूट जाएगा, O2 यहाँ जाएगा ही नहीं और वो अब अलग नहीं जलेगा, ज़्यादा मांस नहीं जलेगा, ज़्यादा कपड़ा नहीं जलेगा, इसलिए ऑक्सीजन से डिस्कनेक्ट करने के लिए उसे कंबल से ढक दिया जाता है। ये बच्चों अब थोड़ा सा और अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए इस सबका सवाल जानना चाहिए। देखिए ज्वलन ताप क्या है ना, ज्वलन ताप वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, इसीलिए ज्वलन ताप इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि संठी, ये देखिए बरस आएगा तो संठी तुरंत आग पकड़ लेती है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा क्यों नहीं पकड़ता है? क्यों? क्योंकि संठी का ज्वलन ताप तुरंत पकड़ लेता है। जैसे ही आप एक तीली को लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो संठी पूरा पकड़ लेती है और ये जलना शुरू हो जाता है, ये जलेगा, तुरंत जलेगा। लेकिन अगर मोटा लकड़ी का टुकड़ा है, कोई मोटा लकड़ी का टुकड़ा, इसको लगाते रहिए आप, नहीं जलेगा, क्योंकि इसका ज्वलन ताप मिला, इसका नहीं मिला, यही कारण है। अगला है कपड़े को अल्कोहल और जल के मिश्रण में भिगो कर जलाने पर कपड़ा नहीं जलता है, क्यों? देखिए कपड़ा ये है ना, इस कपड़े को आप भिगा दिए, तौलिया मान लिए है, भिगा दिए अल्कोहल और
जल में, तो जल और अल्कोहल दोनों में भिगा है ना, तो जब इसमें तीली जैसे ही लगा है ये तो लहरना शुरू हो गया है ना, लहरना शुरू हो गया, लहर रहा है, लेकिन तब तक लहरेगा जब तक अल्कोहल हमारा है, और अल्कोहल जब तक है तब तक लहरेगा। लेकिन अब क्या है कि अल्कोहल का तो ज्वलन ताप मिल गया, वो तो लहर गया, लेकिन जल का ज्वलन ताप नहीं मिला, वहां जाके बुत गया, और जब बुतेगा फिर कपड़ा ज्यों का त्यों आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ज्वलन ताप के कारण ही होता है। अगला सवाल है बेटा, देखते हैं, अगला है कागज के एक कप में जल गर्म करने पर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कप बना लिए और यहाँ बर्नर चालू कर दिया आप, ठीक है, बर्नर चालू कर दिए और इसमें डाल दिए पानी, ठीक है, और डाल दिया, लगा रहे हैं, ये पानी उबलना शुरू हो गया, यहाँ भाप देखिए छोड़ रहा है ना, भाप निकल रहा है, उबलने लगता है, जबकि कागज नहीं चलता है। क्यों? देखिए बेटा होता क्या है कि ये कागज जो पतली कागज है, और कागज के साथ क्या मिला हुआ है, H2O, और H2O का जो हमारा है ये तो उबलने का इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, उतना तो हम पहुंचा भी नहीं पाएंगे, 100 डिग्री पहुंचेगा लेकिन उबलने का है, जलने का नहीं है, तो कागज का ज्वलन ताप नहीं मिल पाता है। यदि नहीं मिलेगा तो कागज से सटल ये पानी का ज्वलन ताप नहीं मिल पाता, और जब पानी का नहीं मिला तो उसके सटले ना कागज है, तो कागज का भी ज्वलन ताप नहीं मिलता है, इसका भी 200-300 जितना होगा उतना हो जाता है, तो उतना टेम्परेचर न जाएगा ना तो कागज भी जलेगा, तो कागज भी मेरा न जला और यहाँ चाय बन के रेडी भी हो गया, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस जानकारी रखनी चाहिए। अब आता है मोमबत्ती ज्वाला, है ना। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मोमबत्ती में 3 पार्ट है, इसको जब जलाते हैं हम लोग दीपावली के दिन तो खूब जलाए इस बार, है ना, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसमें कितने मंडल हैं। 3 मंडल हैं बेटा। सबसे बीच के भाग को केंद्रीय मंडल कहते हैं, उसके बाद वाला भाग को देखिए बीच वाला मिडिल वाला प्रकाशमान मंडल कहते हैं, और सबसे अंतिम वाला प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। अर्थात जो हमें मोमबत्ती से लाइट मिलती है वो मिडिल से मिलती है। तो ये क्या है, यह अंतिम वाला जो सबसे बीच है ये नीला कलर का होता है, यहाँ पे इसमें बिना जले हुए वाष्प पड़ा हुआ रहता है, मोम का वाष्प, यहाँ पे जलता नहीं है, सबसे बीच वाला जलता नहीं है ना। यह बत्ती से चारों तरफ से घेरे हुए है और यहाँ दहन होता ही नहीं है, ये बीच वाला में वहाँ जलता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन उसको मिल ही नहीं रहा है, चारों पट्टी घेरा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला जो मोमबत्ती का वाष्प है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता ही नहीं है, O2 से मिलेगा तब नहीं जलेगा, तो बीच वाला तो पड़ल है, वो बिल्कुल अदहन क्षेत्र कहलाता है वो, है ना। ये बीच वाला भाग मोमबत्ती में 3 पार्ट है, सबसे मिडिल वाला जो केंद्रीय मंडल है वो जलता ही नहीं है, उसको कहते हैं अदहन, है ना, रीजन ऑफ नॉन कंबशन, है ना, इसको इस क्षेत्र को कहते हैं। और इस क्षेत्र में ज्वाला बिल्कुल नहीं रहती है। यहाँ पे अगर यदि आप तिल्ली को रख देंगे, तिल्ली ले जाएंगे तो वो जलेगा भी नहीं, इतना कम वहाँ कोई टेम्परेचर तो होगा, गर्म तो हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे आग नहीं है, बीच में वहाँ मोमबत्ती का वाष्प जो पिघला हुआ है वो डायरेक्ट उड़ जा रहा है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई उपस्थिति नहीं है, इसीलिए जलता ही नहीं है। चलिए, तो अदहन क्षेत्र अगर मोमबत्ती में पूछे कहिएगा केंद्रीय मंडल, अदहन क्षेत्र, है ना, नॉन कंबशन क्षेत्र। आइए मिडिल क्या है, इसमें ऑक्सीजन की, इसमें मिडिल में क्या है, प्रकाशमान मंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पे है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना रहना चाहिए। फिर भी क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है यहाँ पे, हालांकि पूर्ण दहन तो नहीं होता है ना। इसमें कार्बन के कुछ कण जो है सो उपस्थित रह जाते हैं, कार्बन पूरा जलता नहीं है, कुछ कण उपस्थित रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देखिएगा कि पीला ढंग का ये कलर दिखेगा आपको, पीला कलर का, है ना, ये पीला कलर का आपको मिडिल वाला। और यहाँ पे आप पूर्ण दहन तो नहीं, लेकिन फिर भी दहन हो रहा है और उसी से प्रकाश हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अब आइए जरा सा सबसे बाहरी परत में देख लेते हैं। सबसे बाहरी परत में यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है ना, और इसीलिए यहाँ पूर्ण रूप से आपका मोम जो है पूरी तरह से जल जाता है सबसे बाहर भाग में। और जब जल जाता है ये, तो ये बाहर का जो ये भाग है ये आपका कुल मिलाकर के प्रकाशमान के रूप में रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम क्या इसको कहते हैं कि प्रकाश, चूंकि यहाँ जो अंदर में जो मिडिल भाग था वहाँ पे कार्बन की जो मात्रा थी, उसीलिए उस चमक के कारण वहाँ पे हमको पीला रंग दिखाई देता है। चलिए बच्चों, तो अगर यदि केंद्रीय मंडल में तो आप कहेंगे कि यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है ना। अब प्रकाशमान मंडल आपका क्या है, मिडिल है, और प्रकाशहीन मंडल क्या है, ये सबसे बाहरी वाला ऊपरी वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको उतना प्रकाश नहीं, प्रकाश पीला प्रकाश जो भी आपको मिल रहा है वो प्रकाशमान मंडल मिडिल से मिल रहा है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, इसी से सवाल हम सामने देंगे।
7:30 PM पर हमारा टेलीग्राम में टेस्ट होता है। नंबर से जुड़िए 9135 85 82 24, इसे जुड़िए और हमारे साथ जुड़ करके और 10th क्लास का तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। डेली टेस्ट होता है, डेली जुड़िए इसमें। तो चलिए, अगर वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत।